गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो हम लोग हैं कोशिका चैप्टर में जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपका टॉपिक क्या शुरू हो रहा है, जंतु और पादप कोशिका में अंतर, ठीक है। तो आपको ये होगा जंतु और पादप कोशिका में अंतर। तो इसको क्या करेंगे, एक तरफ जंतु कोशिका लिखेंगे, ठीक है, जंतु, और दूसरी तरफ में पादप। दोनों में क्या अंतर है इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो जो सबसे पहले जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका के बारे में कह रहा है कि ये छोटी होती है। क्या होती है? छोटी। साधारणतः ये छोटी होती है। और पादप कोशिका क्या होगी? तो इससे थोड़ा सा बड़ी, यानी कि साधारणतः ये बड़ी होती है, ठीक है ना। तो बड़ी को जो पादप कोशिका होगी वो बड़ी होगी और जंतु कोशिका छोटी होगी। जो जंतु कोशिका होती है इसके जो आकार होते हैं, आकार अनियमित। आकार कैसा? अनियमित होगा, यानी कि इसका कोई फिक्स आकार नहीं हो सकता है, तो अनियमित होता है। जबकि जो पादप कोशिका होती है इसका आकार जो होता है वह नियमित होता है। एक तो यह नियमित आकार का होता है, नियमित आकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मोटी और कड़ी कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति, जिसके वजह से ये जो होता है आपको इसका आकार, एक शेप जो होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है, नियमित आकार का होता है। फिर है कि इसमें आपको कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें जंतु वाले में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है इसमें, ठीक है। जबकि पादप वाले में क्या होगा, तो आपको कोशिका भित्ति मौजूद होगा, है ना। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति आपको मौजूद होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति होता है। अच्छा, ये जो कोशिका भित्ति होता है ये आपका सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का, ठीक है ना। आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि कोशिका भित्ति पादप में जो होती है वो किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कोशिका की, जंतु कोशिका की, तो इसमें कई सारी छोटी छोटी जो होती है रसधानियां नहीं होती है। मतलब इसमें रसधानी नहीं होता, रसधानी नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि आपके जो पादप कोशिका होते हैं, पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। जो रसधानी होती है इसमें वह बड़ी होती है, ठीक है। कैसी होती है? बड़ी होती है। अर्थात एक में रसधानी होता नहीं और एक में पाया भी जाता है तो बड़ा पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई लवक नहीं होता, लवक जो होता है अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। और इसमें लवक होते हैं जिसके वजह से पेड़ पौधे में कलर होता है, ठीक है। लवक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ठीक है ना। तो इसमें लवक होते हैं और इसमें लवक नहीं होते हैं, ठीक है। कि इसमें कई प्रकार की जटिल संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें जटिल संरचनाएं कोशिका के अंदर जो होती है वो जटिल संरचना पाई जाती है, जिसे कि हम लोग कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। तो जटिल रचनाएं पाई जाती है इसमें आपको। इसमें जो जटिल संरचना होती है ये आपको गोल्जी उपकरण, क्या होता है? गोल्जी उपकरण ये जटिल संरचना के रूप में पाई जाती है। जबकि इसमें जो गोल्जी उपकरण होते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसमें जो आपके गोल्जी उपकरण हैं
ये क्या होंगे, तो छोटी छोटी रचना में, ठीक है ना, छोटी छोटी रचना में पाई जाती हैं, रचना में पाई जाती हैं, जिसे कि हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम, ठीक है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है इसे, किसे, जो छोटी छोटी गोल्जी उपकरण पादप कोशिका में पाई जाती है उसे, ठीक है। इसमें क्या है कि तारक काय उपस्थित होता है, तारक काय उपस्थित होता है, ठीक है ना, उपस्थित होता है, जबकि आपके ये जो पादप कोशिकाएं होते हैं इसमें तारक का यानी कि सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम ये अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये हम लोगों का क्या रह गया, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच का अंतर होता है, ठीक है ना। ये 4-5 जो मुख्य अंतर है ना, जो भी 5-6 जो भी है, ये जो मुख्य अंतर है वो इसमें आपको डिनोट कर दिया। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा, हालांकि जो 7 में लिखा है 7 में ही पूछेंगे, हो सकता है 2 पूछ दे, 3 पूछ दे या 4 पूछ दे, 5 नंबर वाले में 5 पूछ दे। तो आपसे पूछेगा क्या कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में किन्हीं 5 अंतरों का विश्लेषण करें या 5 अंतरों को बताएं, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करता है। तो यहाँ पे 7 अंतर है, आप किसी भी 5 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक होता है शुरू, वो होता है कि जीवित तंत्रों में परिवहन, ठीक है, पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, कोई भी जीवित तंत्र होते हैं कि जीवित जो कोशिका होती है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये पदार्थों का परिवहन क्या होता है ना। देखिए, जो उपयोगी पदार्थ है उनको मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक जो पहुंचाते हैं हम लोग, या पहुंचाने का काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, या जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको शरीर के जो विभिन्न पार्ट से, उस पार्ट से लेकर के जो हानिकारक पदार्थ है उसको कोशिका के द्वारा होते हुए उसकी गंतव्य स्थान तक जो पहुंचाने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग पदार्थों का परिवहन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पदार्थों का परिवहन, अर्थात कि मूल स्थान से पदार्थ को लेकर जाना जो कि उपयोगी होता है, शरीर के लिए लाभकारी होता है, और जो शरीर के अंदर बना हुआ अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ है उसको कोशिका से लेकर के शरीर के गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया चलती है उसे ही पदार्थों का परिवहन कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, पदार्थों में जो मौजूद घटक होते हैं, ठीक है, वो घटक वातावरण से अलग करने का कार्य कोशिका झिल्ली करती है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो होता है पदार्थों के जो मूल्य घटक हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको अलग करने का काम कोशिका झिल्ली अर्थात शरीर के अंदर जब कोई पदार्थ कोशिका में इंटर करता है तो कोशिका झिल्ली उसके बाहरी कनेक्शन को तोड़ देती है। और आपको पहले भी बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, अर्थात ये जिस पदार्थ का चयन करेगी उसी पदार्थ को कोशिका के अंदर इंटर करने देगी, अन्यथा किसी अन्य पदार्थ को इंटर करने नहीं देती है कोशिका के अंदर। जैसे कि इसमें जो आपका मुख्य जो हो गया ऑक्सीजन हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, और भी बहुत सारे पदार्थ जो कि शरीर के अंदर जरूरी होते हैं या शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, तो उसका आदान प्रदान ये करने देते हैं, ठीक है ना। जबकि अन्य पदार्थों को ये रोक के रखते हैं, शरीर के अंदर जाने नहीं देते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को विसरण कहा गया है। शरीर के अंदर बाहर आने जाने की किसी भी पदार्थ की जो प्रक्रिया होती है उसे विसरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपका टॉपिक है कि विसरण क्या होता है, ठीक है, विसरण किसे कहते हैं या विसरण क्या होता है, विसरण किसको कहते हैं। देखिएगा, गैस, द्रव्य या ठोस जो भी है, अविलय, ठोस मतलब अविलय, तो गैस, द्रव्य या जो विलय अणु है यानी कि जो आसानी से घुल जाते हैं के अणु उनके अधिक सांद्रण क्षेत्र से कम सांद्रण क्षेत्र की ओर
जो गति होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे विसरण कहते हैं। जैसे आप ये भी सुने होंगे कि जिस प्रकार से हवा जो होता है वह जो उच्च दाब होता है उधर से निम्न दाब की ओर बहता है, उसी प्रकार सभी एक जो आपका पदार्थ है सबकी यही प्रक्रिया होती है कि वह उच्च दाब से लेकर के यानी कि उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित होना चाहती है, चाहे वो द्रव हो, गैस हो या फिर जो घुलने वाले यानी कि विलेय अणु होते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर निम्न दाब होता है और शरीर के जो बाहर होता है वो उच्च दाब होता है। तो जब भी गैस जब हम लोग लेते हैं तो उच्च दाब प्रेशर जाता है और शरीर के अंदर जो कोशिका होती है वो निम्न दाब होती है, तो वो कोशिका में इंटर कर जाती है ना, निम्न दाब की ओर इंटर कर जाती है, जिसे कि हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ये तब तक चलती रहती है, विसरण की प्रक्रिया, जब तक कि उस कोशिका के अंदर या फिर उस जो भी वैक्यूम स्थान था जहां पे वो इंटर कर रहा है, जब तक कि वहां पे पूरी तरह से समान रूप से फैल न जाए। जब तक समान रूप से नहीं फैलेगा तब तक विसरण की प्रक्रिया चलती रहेगी, है ना। इसमें आपको जो हम लोग सांस लेते हैं या फिर जो छोड़ते हैं यानी कि ऑक्सीजन लेना ऑक्सीजन छोड़ना, ये विसरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो इधर से पूरी तरह से उसका उच्च दाब का क्षेत्र हमारे शरीर के अंदर बनता है और कोशिका के पास जाकर के वहां पे होता क्या है कि शरीर कोशिका के बाहर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न क्षेत्र होता है, ऑक्सीजन का उच्च क्षेत्र होता है। तो ऑक्सीजन अपने से निम्न क्षेत्र की ओर यानी कि कोशिका के अंदर जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अंदर में कोशिका के अंदर में पूरी तरह से उसका उच्च क्षेत्र बना होता है, उच्च दाब बना होता है, तो वह निम्न दाब की ओर यानी कि कोशिका से बाहर आती है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और ये तब तक चलेगी जब तक कि उस जगह को वो पूरी तरह से फुलफिल ना कर दे, है ना। तो ये शरीर के अंदर भी हम लोगों का विसरण की प्रक्रिया होती रहती है ना। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वह गैसों के विसरण में भाग लेती है ना। और जो बहुकोशिकीय जीव जंतु हो गए जिनमें की बहुत सारी कोशिका होती है, पौधे हो गए, इनमें गैसों का आदान प्रदान एक खास हिस्से के द्वारा यानी कि अंगक के द्वारा होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर बात करें पौधे की तो पौधों में ये प्रक्रिया करने के लिए पत्तियां होती है, शरीर में ये प्रक्रिया करने के लिए फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना। तो जो फेफड़े में जो पेड़ पौधे में होता है उसमें भी एक हिस्सा होता है जिसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, अस्टोमाटा कहते हैं। तो अस्टोमाटा के जरिए होता है। मनुष्य में फेफड़ा होता है, आपका नाक, नाक के द्वारा जाता है फेफड़ा और फेफड़े से रक्त वाहिनी द्वारा होते हुए वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में इंटर कर जाती है ना। इसके बाद जो एक होता है आपका टॉपिक है वो है प्रसरण। से विसरण एक प्रक्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, उसी प्रकार से जीवित कोशिकाओं में एक और प्रक्रिया चलती है जिसका नाम है प्रसरण। प्रसरण लेकिन ये जो होती है आपका अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। होता क्या है कि जल हो गया या जो भी विलेय आपके जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर कम अधिक क्षेत्र वाले उच्च दाब के क्षेत्र से ये कम दाब के क्षेत्र की ओर बहते हैं, ठीक है, या चलते हैं। तो इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है और ये करती क्या है कि एक तरफ से जाने देती है पर दूसरी तरफ से उसे रिटर्न नहीं आने देती, इसे हम लोग अर्धपारगम्य कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कोई पदार्थ जो होता है वह गति करता है लेकिन निम्न दाब से उच्च दाब की ओर गति नहीं कर पाता, इस प्रक्रिया को प्रसरण कहते हैं, जो कि विसरण की तरह ही कोशिकाओं में होती है। अब ये जो है आपको प्रसरण तीन प्रकार की होती है, जिसमें एक तो हो गया आपका अल्प प्रसरण, है ना, अल्प, ठीक है। तीन पार्ट में ये बढ़ जाएंगे, देखिए। अल्प प्रसरी क्या होता है? अल्प प्रसरी विलयन किसको कहते हैं? देखिए,
जब किसी विलयन को हम लोग जब किसी कोशिका को हम लोग अल्पप्रसारी विलयन में रखते हैं तो होता क्या है कि कोशिका के अंदर उसमें से ये अल्पप्रसारी में होता क्या है कि जिनकी सांद्रता कोशिका जो विलयन है उसकी सांद्रता से कम हो, तो जब उस समय कोशिका को उसमें रखा जाता है, अल्पप्रसारी विलयन में रखा जाता है, तो उसमें से जल जो होता है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन जब वो जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो वो जल कोशिका के बाहर नहीं आ पाता है। इसके वजह से होता क्या है कि कोशिका फूल जाती है। जिस प्रकार से आप किशमिश को देखेंगे कि किशमिश को जब जल में डालते हैं तो किशमिश में होता क्या है कि बाहर का जो वाटर होता है वो वाटर उसके अंदर इंटर कर जाता है, लेकिन वो वाटर जो तो वो पानी का जो अणु होता है उस किशमिश से बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। तो अल्पप्रसारी विलयन में होगा क्या कि जब कोशिका को उसमें रखा जाएगा तो कोशिका के अंदर उस विलयन का जल चला जाएगा और जल जो होता है वो उसके बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से कोशिका फूल जाती है। तो ये अल्पप्रसारी विलयन हो गया। दूसरा जो है आपका वो है समप्रसारी। तो जब कोशिका में समप्रसारी विलयन है ना, कोशिका को समप्रसारी विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर हो, यानी कि दोनों विलयन जो कोशिका के अंदर जो विलयन है और कोशिका के बाहर जो सेम विलयन है, उन दोनों की सांद्रता कोशिका के अंदर और बाहर अगर बराबर होती है, उस कंडीशन में होता क्या है कि कोशिका के आकार एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिस प्रकार से कोशिका है उसी प्रकार से रहेगा, उसका वजन भी कोई परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन जल के जो अणु होते हैं वो कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं, ठीक है, आते जाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जितनी मात्रा कोशिका के जल के अंदर जाएगी उतनी ही मात्रा कोशिका के बाहर भी आ जाएगी, जिसकी वजह से कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अतः वैसे विलयन जो होते हैं वो समप्रसारी विलयन होते हैं। तीसरा क्या है, अति प्रसारी विलयन, ठीक है ना। अति प्रसारी विलयन में क्या होगा कि जंतु कोशिका को जब ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें कि जो कोशिका है उसमें विलयन की सांद्रता बाहर वाले विलयन की सांद्रता से अधिक हो, है ना, क्या हो, अधिक हो, जिसके कारण होगा क्या कि जल जो होता है वह कोशिका के बाहर निकलना शुरू होता है। जल क्या होता है, कोशिका के बाहर निकलना होता है, जिसकी वजह से जब अधिक मात्रा में जल कोशिका से बाहर निकल जाता है तो कोशिका जो होती है वो सिकुड़ जाती है। तो अति प्रसारी विलयन में क्या होगा कि कोशिका सूख जाती है ना। आप जिस प्रकार से आप किशमिश को ही देखेंगे कि पहले वो फुला हुआ होता है, जब उससे जल बाहर निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो कोशिकाएं होती है, ये जो जल होते हैं, जल के जो अणु होते हैं वो कोशिका के अंदर और बाहर होने की प्रक्रिया के ऊपर में इसे 3 वर्गों में बांट दिया गया। एक अल्पसारी विलयन, दूसरा समप्रसारी विलयन और तीसरा अति प्रसारी विलयन के रूप में इसे डिनोट कर दिया गया, यानी कि डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपका प्रसारण था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही मतलब रहने देते हैं। एक दो टॉपिक जो लास्ट आपको इस कोशिका चैप्टर का बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।